आपके ऊपर ही बात कर लेते हैं कि आपने जो इन्वेस्टमेंट्स करे हैं, आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन-सा था? एंड एज़ अ सीए आपका वर्स्ट इन्वेस्टमेंट कौन-सा था? आप क्या मानते हो? ये आप शेयर कर दो। भाई 2 थे। हुँ, अगर बेस्ट की बात करूँ तो हुँ, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है जो मेरे हिसाब से है प्रॉपर्टी, अच्छा। रियल एस्टेट में। हाँ, लैंड में कोई लैंड कर लो या आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लो, तो वो इन्वेस्टमेंट मेरे लिए बेस्ट था। क्योंकि अब डिपेंड करेगा मार्केट कौन-सी है। आप कौन से स्टेट में बैठे हो, वहाँ की कौन-सी मार्केट है। जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बहुत पोटेंशियल है, तो यहाँ की मार्केट अच्छी चल रही है अभी, बूम चल रहा है, ज़ेवर एयरपोर्ट आने वाला है, तो इस चक्कर में चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन अगर मैं कहीं और चला जाऊँ, कहीं मतलब आउटस्कर्ट्स में चला जाऊँ, तो वहाँ पर थोड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ कम है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे ग्रोइंग स्टेट्स हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मेरे हिसाब से तो लैंड या प्रॉपर्टी वगैरह, हुँ, ठीक है ना? क्योंकि बड़े-बूढ़े भी यही कहते थे कि भई सोना बेच के प्रॉपर्टी ले ले, हुँ, ज़मीन खरीद ले। हुँ, हुँ, तो एक बिल्कुल सही अगर बात है। सिंपल भाषा में बोलूँ। हाँ, हाँ, और दूसरा जो मेरा वर्स्ट था, हाँ, वो था स्टॉक्स का। अच्छा। हाँ, तो मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे। ये बात है 2021 की। 2021 के एंड की बात है। मेरे पास कुछ पैसे आए थे 2 लाख रुपए। तो मेरा एक दोस्त था, वो भाई फ्यूचर ऑप्शन्स करता रहता था। मेरे को भी डेली बताता था मैंने इतना प्रॉफ़िट कर लिया, मैंने इतना कमा लिया, मैंने इतना क ऐसे बोलता रहता था मुझे। मेरे साथ सीट में बैठता था। उस टाइम में कोवर्क में मैंने 2 सीट ले रखी थी सिर्फ़। सीट पे बैठ के काम करता था मैं। वो मेरे को बताए कि यार भाई इतना इतना का प्रॉफ़िट कमा रहा हूँ, मैं इतना प्रॉफ़िट कमा रहा हूँ, ये वो मुझे स्टॉक्स की नॉलेज भाई ज़ीरो थी। हुँ, आज के टाइम में भी फ्रैंकली बोलूँ तो इतनी नहीं है, हुँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर इतना एक्सपर्टीज़ नहीं है मेरी। सही बात है। और मुझे बताए डेली-डेली वो कि भाई मेरे को इतना प्रॉफ़िट हो रहा है, ये हो रहा है। मैंने कहा यार 2 लाख रुपए हैं, एक काम करते हैं इसको दे देता हूँ और जो भी प्रॉफ़िट होगा आधा-आधा कर लेंगे, लॉस होगा आधा-आधा कर लेंगे। मैंने उससे बात करी, कह रहा ठीक है भाई। मैंने उसको 2 लाख रुपए दे दिए, मेरा डीमैट अकाउंट मेरे से वो ट्रांज़ैक्शन करे। भाई उसने क्या करा उस टाइम पे येस बैंक के शेयर खरीद लिए। अब ये येस बैंक 2021-22 की हाँ, बात हाँ, कर रहा हाँ, हूँ मैं, सही बात है। जो शेयर ₹10 ₹20 पहुँच गया था तो ₹3 पे आ गया वो। हाँ, हालाँकि मेरे को नहीं पता था ये सब चीज़ों का, भाई उसने नुकसान करवा दिया यार, हुँ, उसने लॉस करवा दिया मेरा। हाँ, मतलब 2 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है कितनी रह गई? 80,000 रुपए रह गई वो। 1,20,000 रुपए की मतलब मेरे को लॉस हो गया उसमें। अब लॉस हुआ तो मैंने बोला पैसे दे भाई तू अब 50-50। मैं उसने होल्ड करा, कह रहा नहीं मैं कुछ इसको वो करता हूँ, मैं इसको मतलब थोड़ा दिन वेट कर लो। फिर उसने और कुछ शेयर्स में कुछ डाइवर्सिफिकेशन करी, तो हमारा लॉस अल्टीमेटली कुछ आया 20-40 हज़ार रुपए के आसपास बन गया था फिर। हाँ, फिर उसने बोला भाई अब नहीं हो पाएगा। भाई वो ये था सिचुएशन, मतलब फिर मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि स्टॉक्स में आप ना ऐसे इन्वेस्टमेंट मत करो नहीं यार। कर हाँ, सही किसी बात के है। कहने पे या टिप आने से इन्वेस्टमेंट कर दी या किसी पे भरोसा करके कर ली। आप खुद अपना भैया अगर आपको नॉलेज है, फंडामेंटल रिसर्च करो, पढ़ो बैलेंस शीट्स वगैरह, टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको फॉलो कर सकते हैं। आप इतना अच्छा बताते हो उसके ऊपर। टेक्निकल एनालिसिस आपके साथ कर सकते हैं। उनमें आप इतनी चीज़ें शेयर करते हो, कौन-सा स्टॉक्स बेटर हो सकता है, कौन-सा नहीं हो सकता है। तो उन उन सब चीज़ों को फॉलो करो। हुँ, मतलब अपना भी दिमाग लगाओ, किसी के कहने से इन्वेस्टमेंट नहीं हुँ। करना। तो नहीं, वो मेरे लिए बिल्कुल सबसे अच्छी चीज़ बोली आपने, मैं हाँ, सच हाँ। बताऊँगा क्योंकि काफ़ी लोग नहीं समझते ये और एज़ अ सीए आप बोल रहे हो तो काफ़ी लोग शायद सुन के समझेंगे इस चीज़ को कि आप कुछ भी कर रहे हो, आपको पहले उसको लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अगर आपने गलत चीज़ें पढ़ी है, तो उसे अनलर्न भी करना पड़ेगा। रिजिड मत बनो, सीधी-सी बात है क्योंकि स्टॉक्स बिल्कुल अलग चीज़ है, जैसे आपने खुद ने एग्री करा कि इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अलग चीज़ है और आप जो कर रहे हो बिल्कुल अलग चीज़ है, राइट। ठीक है? अगर आपकी एक्सपर्टीज़ वहाँ होती तो ज़रूर आपको पता होता। हाँ, आपने आपकी एक्सपर्टीज़ वहाँ नहीं डाली, राइट। इट्स अप टू यू ठीक है, यस। सीधी-सी बात है। तो अब बात करते हैं जैसे आप हम पहले भी बात करते थे इस बारे में, आपने बताया था कि आधार कार्ड के ऊपर अगर हाई वैल्यू ट्रांज़ैक्शंस करते हो आप, तो वो ट्रेस होगी। ये क्या है? मुझे एग्ज़ैक्टली इसके बारे में पता नहीं है, आप बता दो एक बार? भाई ये बिल्कुल लेटेस्ट जो नए इनकम टैक्स के ड्राफ्ट रूल्स आए हैं 2026, उसके अंदर इन्होंने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की जो रिपोर्टिंग है वो आधार के बेसिस पे कर दिया। अभी तक क्या होता था, जितनी भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होती थी या इनकम टैक्स की लैंग्वेज में बोलूँ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एसएफटी, वो सब आपका पैन कार्ड से लिंक होती थी। जैसे कि आप शेयर मार्केट में पैसा डाल रहे हो, आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, आप बैंक में कैश जमा करा रहे हो, कैश निकाल रहे हो, ठीक है? ये सब या कोई गाड़ी खरीद रहे हो, तो वहाँ पर आपको मोस्टली पैन नंबर देना होता था। तो हर ट्रांज़ैक्शन आपकी पहले पैन से नंबर से लिंक थी। तो पैन नंबर के बेसिस पे ही ये सारी ट्रांज़ैक्शंस की पहले हाई वैल्यू ट्रांज़ैक्शंस की रिपोर्टिंग होती थी। लेकिन अभी 1 अप्रैल 26 से नए हुँ, रूल एप्लीकेबल हो गए हैं कि अच्छा। अब आपके आधार कार्ड के बेसिस पे भी हाई वैल्यू ट्रांज़ैक्शंस को ट्रेस किया जाएगा। अब वो कौन-कौन सी है? हुँ, इसमें गवर्नमेंट ने यहाँ पर 3 पॉइंट लेके आई है वो। ठीक है। पहला है कि अगर आप कैश डिपॉज़िट कर रहे हैं हाँ, अपने सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा का, हाँ, तो वो आपका पैन नंबर से ही पहले की तरह ही ट्रेस हो जाएगा। ट्रेस हो हुँ, जाएगा, ठीक है जी? अब लेकिन यहाँ पे एक नया रूल क्या ऐड कर दिया, आपके पास पैन नंबर नहीं है, अब वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? मान लेते हो मेरा बेटा है, वो भी माइनर है,
11 साल का, मैंने उसका एक सेविंग अकाउंट ओपन करा दिया, तो वो उसमें पैन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो उसके आधार के बेसिस पे ओपन हो जाएगा। या दूसरा, मैंने उसको कोई पोस्ट ऑफिस वाला अकाउंट खुला दिया मैंने। अब मैं चला गया उसके बैंक में, पोस्ट ऑफिस में कैश जमा कराने, मैंने जमा करा दिया 5 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश। तो नाउ वो आधार कार्ड के बेसिस पे रिपोर्टेबल होगा। अब पोस्ट ऑफिस या बैंक को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है कि आप जो है उस पर्सन का आधार कार्ड, आधार की डिटेल सब कुछ होता है, उसका फुल एड्रेस होता है, उसकी ईमेल आईडी होती है, उसका मोबाइल नंबर, सब कुछ लिंक होता है। तो आप ये रिपोर्ट कर दोगे अगर इन केस कोई भी पर्सन सेविंग अकाउंट में 5 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करता है एक फाइनेंशियल ईयर में, उसमें पैन की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये ट्रांजैक्शन की। दूसरा था, अगर आप स्टैम्प पेपर परचेज करने जाते हो, अच्छा। हाँ, स्टैम्प पेपर आप खरीदते हो, ये नया क्लॉज़ डाल दिया, ये पहले हुँ। था ही नहीं। अच्छा। ये पूरी तरह से नया आ गया है। इसमें ये है कि अगर आपके पास पैन नंबर है, हुँ, जैसे कि एग्ज़ाम्पल आप मनवीर भाई ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली नोएडा में। ठीक है, अब मनवीर भाई उसकी रजिस्ट्री कराने पहुँच गए रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी के पास। ठीक है। सब डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, हुँ। पैन कार्ड, आधार कार्ड सब लेके जाओगे, ऐसे ही बायर भी लेके आएगा, आप भी लेके आओगे, सेलर दोनों के डॉक्यूमेंट्स हाँ, होंगे। हाँ, हाँ। तो वो सब चीज़ें दी जाएँगी, तो वहाँ पर वो पैन नंबर से आपकी ट्रेस हो रही थी। अच्छा। लेकिन अभी क्या कर दिया है, आप प्रॉपर्टी खरीदते हो अब 1 करोड़ की, अब उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपको स्टैम्प पेपर खरीदना है, ठीक है? मान लेते हैं 6% का आपका वो लगेगा, स्टैम्प पेपर लगेगा, तो 1 करोड़ का 6% कितना हुआ? 6 लाख रुपए। तो यहाँ पर अब नया रूल जो एप्लीकेबल है, उसमें क्या डाल दिया है कि अगर आप कोई स्टैम्प पेपर खरीदते हो 2 लाख रुपए से ज़्यादा का और आपके पास पैन नंबर है, तो वो रिपोर्ट होगा। अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है, तो 1 लाख से ऊपर का अगर आपने स्टैम्प पेपर खरीदा है, तो वो आपका आधार कार्ड के बेसिस पे रिपोर्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने गया मैं। अब 20 लाख की जो प्रॉपर्टी है ना, एक्चुअल में वो हाई वैल्यू ट्रांज़ैक्शन नहीं है, नहीं है, हाँ। इनकम टैक्स की लैंग्वेज में। हुँ, इनकम टैक्स की लैंग्वेज में अगर बोलूँ, रूल के हिसाब से बोलूँ, तो हाई वैल्यू ट्रांज़ैक्शन तब मानी जाएगी प्रॉपर्टी के केस में, अगर आप 45 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी खरीदोगे। ठीक है? स्टैम्प पेपर आपने खरीदा कितने का? 20 लाख की प्रॉपर्टी की वैल्यू है, स्टैम्प पेपर आपने खरीदा लेट्स सपोज़ 6% के हिसाब से कितना हो गया? 20 लाख का 6% हुआ आपका 1,20,000 रुपए और आपने यहाँ पर पैन नंबर नहीं दिया क्योंकि आप रजिस्ट्री कराने गए हो, तो बिना पैन के भी हो सकती है, आधार कार्ड दे दिया, तो वहाँ पर अब रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी आपके आधार कार्ड के बेसिस पे कि इस पर्सन ने बिना पैन के आधार कार्ड के बेस पे 1 लाख से ज़्यादा का स्टैम्प पेपर खरीदा है, तो ये रिपोर्टेबल ट्रांज़ैक्शन है और यहाँ पे फ्यूचर में इसको ट्रेस किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा और नोटिस आ सकता है। इसके अलावा एक ट्रांज़ैक्शन और है, वो है फ़ॉरेन करेंसी या फ़ॉरेक्स कार्ड की। फ़ॉरेक्स कार्ड पे आप खर्चा कर रहे हो, फ़ॉरेन करेंसी परचेज़ कर रहे हो किसी भी ऑथराइज़्ड डीलर से, बैंक से, एनबीएफसी से, किसी से भी ले रहे हो। 10 लाख से ज़्यादा का ले रहे हो, तो पैन के बेसिस पे ट्रेसेबल है। 5 लाख से ज़्यादा का ले रहे हो, तो आपका आधार आधार कार्ड के कार्ड बेसिस पे। पे ट्रेसेबल है। और क्रेडिट कार्ड की भी कोई लिमिट है कि अगर आप कैश में कुछ नहीं कर सकते, मतलब कैश में शायद 10 लाख रुपए या भाई कितना कुछ है? क्रेडिट कार्ड के तो नए रूल आ गए, किसी को पता ही नहीं है। क्या आज है बता वो? दूँ क्रेडिट कार्ड के नए 6 रूल। हाँ, बता दो। क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए 6 रूल आए हैं, 1 अप्रैल 26 से एप्लीकेबल है। पहले बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड की इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है? ठीक है। कितनी अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मैं जो है पकड़ा जा सकता हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल की पेमेंट करते हो 10 लाख से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में, अदर देन कैश को छोड़कर, यानी कि आप उसकी पेमेंट कर रहे हो यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, किसी से भी मोड से कर रहे हो, कैश को छोड़ के 10 लाख से ज़्यादा, तो वहाँ पे रिपोर्टेबल ट्रांज़ैक्शन है, हाई वैल्यू ट्रांज़ैक्शन है। क्रेडिट कार्ड कंपनी, बैंक आपकी ट्रांज़ैक्शन को रिपोर्ट कर देगा इनकम टैक्स को। आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहे हो 1 लाख से ज़्यादा कैश में, कैश में, हाँ। तो मान लेते हैं मेरा साल का बिल आया 12 लाख रुपए का, हुँ, बिल आ गया। बिल आना और पेमेंट करना बोथ आर डिफरेंट थिंग, बोला वो दोनों अलग है, राइट? हाँ, हाँ। बिल मेरा 12 लाख आ गया लेकिन मैंने मिनिमम पेमेंट कर दी, तो हुँ, अभी ट्रेसेबल नहीं है। अच्छा। हाँ, अभी ट्रेसेबल नहीं है। ट्रेसेबल कब होगा? जब आप 12 लाख की पूरी पेमेंट कर दोगे या फिर उस 12 में से मैंने क्या करा, कैश में 1.5 लाख रुपए जमा करा दिए, तो ट्रेसेबल हो जाएगा। अच्छा। ये है। और दूसरा, अब आपकी जो क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट है, पैन हुँ, कार्ड अप्लाई करने के लिए एज़ अ एड्रेस ऑफ प्रूफ माना जाएगा। बट वो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। जी। और तीसरा यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट रूल है क्रेडिट कार्ड का, वो ये है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट रूल है कि क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए पैन नंबर मैंडेटरी है, कि बिना पैन के आप क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन दे ही नहीं सकते किसी भी बैंक या एनबीएफसी के पास। अच्छा, इतने सारे चेंजेस तो मुझे भी नहीं और एक पता रूल और है थे। अभी तो, एक रूल ये है कि अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड इनएक्टिव हो जाता है 30 डेज के लिए, तो अब आपसे ओटीपी लेने के बाद ही उसको एक्टिव किया जाएगा। और इसके अलावा आपकी लिमिट, क्रेडिट कार्ड की अगर लिमिट एनहांस करनी है, तो ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड कंपनी बस मैसेज डालेगी कि आपकी लिमिट 50,000 से 1 लाख होगी, नहीं। पहले आपसे कंसेंट लेंगे, ईमेल पर आपसे बात करेंगे रिकॉर्डेड लाइन पर, उसके बाद ही आपकी जो क्रेडिट कार्ड की उसको लिमिट को एनहांस करेंगे वो। हाँ, ये तो मैंने अभी करवाई थी, तो मुझे पता है इस चीज़ यस, का। वो बिल्कुल मैंने भी सही। कराई थी, तो इसलिए भी मेरे को पता था और ये नया रूल भी इवन एप्लीकेबल हुआ है। और भाई एक और रूल है, वो तो सैलरीड क्लास के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत ज़रूरी है। सैलरीड क्लास के लिए आ गया है, अगर आपका एम्प्लॉयर
आपको कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड देता है तो और आप उसको इस्तेमाल करते हो पर्सनल यूज़ के लिए, तो उस केस में वो पूरी तरह से जो भी ट्रांज़ैक्शन आपने करी है, जो मेंबरशिप फ़ीस पे करोगे, एनुअल फ़ीस पे करोगे, जो भी ट्रांज़ैक्शन आप उससे करोगे, पर्सनल यूज़ के लिए, वो पूरी की पूरी तरह अब आपकी टैक्सेबल परक्विजिट में ऐड हो जाएगा, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप उसको ऑफ़िशियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो और प्रॉपर प्रूफ़ दिखा रहे हो, तो फिर वो टैक्स फ्री है। ये इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो मैंने आपको 6 रूल बताए क्रेडिट कार्ड के अभी।